प्रधानमंत्री चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अब हमें कंक्रीट का जंगल संभालने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ संभालना है। हमें आने वाली जनरेशन को संभालने की जरूरत है। तो शहर के लोग गांव में जाना पसंद कर रहे हैं, अब उस भीड़ से लोग बचना चाहते हैं। मैं 5 साल के लिए हूं तो मुझे 5 साल की सोचना चाहिए, 25 साल की क्यों सोचनी चाहिए। देखिए 3 चुनौतियां थी। एक तो था इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें आने वाले 25-50 साल तक सोचना होगा क्या जमीन बचेगी। सबसे बुरा हाल अगर मध्य प्रदेश का हुआ है तो माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का विकास की सलाह तो मैं नहीं मान सकता। यदि कोई कमी है तो वो सामने आनी चाहिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा विभाग और मैं तो संतुष्ट हूँ, बाकी संतुष्टि जनता की होनी चाहिए। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं है, केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं हमारे बीच हैं मां नर्मदा के पुत्र, उनके अनन्य भक्त, 2 बार परिक्रमा करने वाले। परिक्रमा के दौरान उन्होंने जो सात्विक जीवन जिया है वो नेताओं के लिए एक संदेश है और पंचायत से लेकर देश के महत्वपूर्ण पदों को शोभित कर चुके प्रहलाद सिंह पटेल, जो मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, पब्लिक वाणी में आपका स्वागत है। पहला सवाल कि आपने नया नारा दिया है आत्मनिर्भर पंचायत, उसके पीछे आपकी थीम क्या है? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर देश का नारा दिया है, उसी के तहत ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का आपने बीड़ा उठाया है। मध्य प्रदेश के अभी भी 70% से अधिक आबादी गाँव में बसती है। ऐसे में आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, उसको आप कैसा देखते हैं? मुझे लगता है मगन भाई, ये जिम्मेदारी सबको उठानी चाहिए, क्योंकि ये सच है कि जब कोई नारा दिया जाता है तो उसके पीछे कोई लक्ष्य होता है। हम पंचायतों के विकास के कामकाज को जब देखते हैं तो उनका जो मानस है वो सिर्फ भौतिक निर्माण तक सीमित हो गया है। हम कैसे चीजें कंक्रीट की खड़ी कर दें। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोधी नहीं हूँ। प्रधानमंत्री चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गांव के विकास के लिए जो सबसे बेहतर काम किया है तो इन 2 प्रधानमंत्रियों ने किया है। प्रधानमंत्री सड़क हो या और भी नीचे जाने का रास्ता हो, चाहे वो समूहों का मामला हो, जब हम सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, कनेक्टिविटी के लिए दोनों सरकारें ने बड़ा काम किया है। अब अगर हम भवन बनाते हैं तो उनके पुनरुद्धार का काम कौन करेगा? पहले तो समाज जमीन भी देता था, सहयोग भी करता था, जिम्मेदारी उठाता था। अब तो ये मानस बन गया कि सबको सरकार करेगी। तो जबकि पंचायती राज का गांधी का जो सपना था, उनका था कि हम सारे मामलों को अपने गांव के भीतर निपटाएं। जब मैं आत्मनिर्भर पंचायत की बात करता हूं तो मेरे गांव में जो जरूरतें हैं, जो वहां पूरी हो सकती है, वो वहीं पूरी होनी चाहिए। जो आपके पास नहीं है वो वस्तु विनिमय के रास्ता हो सकता है कि बाजार में कुछ अधिक मात्रा में चला गया, कहीं और चला जाएगा, वहां से जो चीज जरूरत है वो हम बेच कर लेकर आ जाएंगे। इससे ज्यादा का सोच नहीं था। लेकिन अगर हम बहुत तेज गति से विकास कर भी रहे हैं, तब भी हमें ये तो तय करना पड़ेगा कि भारत सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार पैसा देती है। 15वां वित्त भारत सरकार का, मनरेगा भारत सरकार का, 5वां वित्त राज्य सरकार का, स्टैंप ड्यूटी का पैसा राज्य सरकार का, आपके खनिज का मद राज्य सरकार का। आपकी खुद की आय क्या है? ये तो कर्जे लेके घी पीना जैसा हो। तो इसलिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके पास में जगह है कि आप दुकानें बनाकर उनसे कोई रास्ता निकालेंगे। अगर बिजली मिल रही है तो उसका टैक्स कलेक्शन करके आप बेहतर सुविधा दे पाएंगे। अगर आपको पानी पीने के लिए मिला है, कल के दिन कोई छोटा मोटा टूट फूट हो जाए, जबकि भारत सरकार ने तो उसमें भी व्यवस्था कर रखी है। टाइप्ड अनटाइप्ड का जो फंड है वो पेयजल और स्वच्छता के लिए है, वो आप उसको रख सकते हैं। अब उसको पंचायतें खर्च नहीं कर पा रही है, तो पंचायतों का सोच ये होता है कि पैसा मेरे पास है, मैं खर्च कर नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि पैसे का सदुपयोग करना होगा। जब आप इतनी बड़ी पूंजी लगाते हैं, करोड़ों रुपया पंचायत में लगा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट मानो ना आप उसको, कि उसके बदले आप पैदा क्या कर रहे हो। अब समूह की बहनें हैं तो समूह की बहनों के लिए अगर आप कोई भवन बना दोगे तो मल्टीप्लाई होगा, उनको रोजगार भी मिलेगा, बैठने की सुविधा मिलेगी, बाकी चीजें मिलेंगी। अगर आपका स्कूल अच्छा होगा, आपके मैदान अच्छे होंगे तो आपकी नई जनरेशन ठीक होगी, आपका अनुशासन ठीक होगा तो नशा शायद प्रवेश नहीं कर पाएगा, गलत बातें नहीं हो पाएंगी। अब हमें
कंक्रीट का जंगल संभालने की जरूरत नहीं है, उसको सब संभालना है। हमें आने वाली जनरेशन को संभालने की जरूरत है। हम संस्कार कैसे दें, हम बुराइयों से कैसे बचाएं, हम उनको स्किल कैसे करें। तो इन संसाधनों को अगर हमने वहाँ खड़ा कर दिया तो आप विश्वास करिए कि पंचायत को आत्मनिर्भर होने में कोई देरी नहीं है, वो निश्चित होगी। और पंचायत अगर आत्मनिर्भर होगी तो देश और राज्य आत्मनिर्भर होगा। पंचायतों को वित्तीय रूप से आप कैसे मजबूत बनाएंगे, कैसे मजबूत हो पाएंगे? इसके लिए कुछ आपने कोई प्लानिंग की है? उनको कोई अभी 3 दिन आपने सम्मेलन भी किया, उसमें कुछ चीजें आई होंगी सामने कि पंचायतों को कैसे वित्तीय रूप से मजबूत किया जाए? नहीं, मुझे लगता है मैंने आपको टैक्स कलेक्शन के तरीके बताए हैं। बिजली है, पानी है, आप कोई कॉलोनी बना रहा है तो उसके लिए सेस लगा सकते हैं आप, आश्रय निधि का प्रावधान उसमें है। लेकिन अगर हम अपने निजी लाभ के लिए बाकी परमिशन को दे देंगे तो फिर सार्वजनिक पंचायत का लाभ नहीं होगा। दूसरा, आप दुकानें बनाकर उनके किराए से पंचायत का वो कर सकते हैं। जब टैक्स कलेक्शन होगा तो पंचायत के पास ही आएगा। फिर कॉलोनी बनती है तो उसका आश्रय निधि अगर आती है तो वो पंचायत के पास में आएगी। फिर अगर आपने सामुदायिक भवन बनाया है तो उसमें धार्मिक काम भी हो सकते हैं, विवाह भी हो सकते हैं, खेल कूद पब्लिक का कार्यक्रम, उससे पैसे मत लो, लेकिन बाकी से तो आप शुल्क ले सकते हो, तो मेंटेनेंस होगा। मैंने बड़े बड़े सामुदायिक भवन दिए हैं। तो मुझे लगता है शहर के पास अगर जो पंचायतें हैं, अगर वो कोई अच्छे सामुदायिक भवन रन करते हैं तो शहर के लोग गाँव में जाना पसंद कर रहे हैं। अब उस भीड़ से लोग बचना चाहते हैं, लेकिन आपको पार्किंग की व्यवस्था पहले देखनी पड़ेगी, स्वच्छता परिसर वहाँ पर होना चाहिए। यानी जो एक भीड़ के लिए ज़रूरत होती है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना लिया है तो कमर्शियली आपने अगर साल में 50 दिन भी उसको किराए से दिया तो भी एक बड़ी आय होगी। और मेंटेनेंस से लेकर जो ज़रूरतें जो पंचायत की होती हैं वो बड़ी नहीं होती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पैसा देना बंद नहीं करेगी, लेकिन अब उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के तरीके से अगर पंचायत उपयोग करती है तो मुझे लगता है पर्याप्त राशि है जिसके कारण पंचायतों के खर्चे चल सकते हैं। एक चीज जो देखने में आएगी 73वें 74वें जो पंचायत संशोधन विधेयक है, उसमें जो पंचायतों को क्या किया है, रिजर्व करने की जो परंपरा हर 5 साल में बदल दी जाती है। जो जनप्रतिनिधि या सरपंच चुन के आता है उसको लगता है कि अगली बार निश्चित रूप से पंचायत हमारी अगर आज सामान्य है तो पिछड़ा वर्ग हो जाएगी, अनुसूचित जाति हो जाएगी, महिला हो जाएगी, तो उसका ध्यान विकास से कम ही रहता है कि हम अधिक से अधिक पैसे कैसे कमाएं। इसके लिए क्या कोई आपने योजना बनाई? मुझे ये माइंडसेट है, मैं 5 साल के लिए हूँ तो मुझे 5 साल की सोचना चाहिए, 25 साल की क्यों सोचनी चाहिए? आरक्षण को आप इस दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। समाज के हर वर्ग में अगर लीडरशिप खड़ी होती है और उनमें सामंजस्य होता है, मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, मैं सरपंच बना, अगली बार वो सामान्य हो गया तो कोई सामान्य व्यक्ति बनेगा। लेकिन मेरे 5 साल का अनुभव अगर अच्छा है और मैं 5 साल के अनुभव को सामने वाले के साथ में सहयोग के तौर पर क्लब करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल है। हम व्यक्ति बदल सकता है लेकिन व्यवस्था तो नहीं बदल रही है ना। अब डिजिटल पंचायत, ई गवर्नेंस व तकनीक गाँव तक कितना पहुँच गया है और उसके पहुँचाने के लिए आपने और क्या योजना लोगों को प्रशिक्षित करने या IT एक्सपर्ट बनाने के लिए कोई योजना बनाई है? देखिए 3 चुनौतियां थी। एक तो था इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमें ई पंचायत है तो ई पंचायत के लायक भवन चाहिए, कंप्यूटर रखना है, बाकी चीज़ें करना है। फिर मैन पावर चाहिए, तो GRS आज हमारा है जो कंप्यूटर को समझता है। फिर रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड रूम नहीं था, तो मैंने उसका डिज़ाइन ही बदला। और जो चुनौती है कि पंचायत क्षेत्र में कोई 2 मंजिला मकान ही नहीं बन सकता, बनेगा वो बाद में वो टूटेगा फिर दूसरा बनेगा। तो इस बार हमने तीनों के डिज़ाइन बदली है, पंचायत भवन, जनपद पंचायत का भवन और जिला पंचायत भवन। ये 3 मंजिल तक जा सकते हैं। हमें आने वाले 25-50 साल तक सोचना होगा क्या ज़मीन बचेगी, तो हमारी ज़रूरतें उसी स्थान पर हमें पूरी करनी है। रिकॉर्ड रूम उसमें अलग से है। मैं मानता हूँ कि पंचायत एक ऐसी जगह है जिसके पास सबसे आदर्श रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति की जानकारी वहाँ पीढ़ियों से होती है। नया आएगा तो उसके बारे में भी उसकी खानदान की रहती है कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो मुझे लगता है कि ई पंचायत में जो चुनौती है, अभी लगभग 1000 ऐसी जगह हैं जहाँ पर जिन गाँव में नेटवर्क नहीं है। तो अभी हमने एक नई व्यवस्था दी है उसकी, और उसके साथ ये तय किया है कि जो आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी इलाके हैं, जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ से वो तंत्र हमको सहयोग करेगा। एक भारत सरकार के उससे हमने MOU साइन किया है, उसके अपने लगभग 1000 से ज़्यादा जगह पर उनने अपने लोग भी नियुक्त कर दिए हैं। और वो काम सिर्फ इतने नहीं करेगा कि नेट देगा, वो ये भी काम करेगा कि वहाँ एक
जितने प्रकार के रिकॉर्ड हो सकते हैं उसकी फोटो कापी, बाकी यानी कमर्शियल है वो, लेकिन उसको पंचायत का कोई भार नहीं है। दूसरा, जब हमने कहा कि बिजली के बिल से फ्री करना है, तो सौर ऊर्जा का वो है कि 10% की लागत के बाद में जितनी आपकी जरूरत है उससे 1.5 गुना या 2 गुना आपके पास जगह है, आपके पास भवन होंगे, उनमें सौर ऊर्जा का वो कर दो, ताकि बिजली के बिल से आप मुक्त हो जाओ। और अगर ज्यादा बिजली बनती है तो उसका लाभ इनकम के तौर पर पंचायत को होगा। तो ई पंचायत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमने दिया है। सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का वर्ष था, मैंने लगभग 2467 पंचायत भवन दिए हैं। 4500 के आसपास सामुदायिक भवन है, 106 जनपद के भवन है, 5 जिला पंचायत के भवन है। हमको कार्यालय अच्छा होगा तो आने वाली पीढ़ियों तक हमारा रिकॉर्ड ठीक होगा, हमारी जरूरतें पूरी होंगी। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो विमर्श की जगह भी अगर एक व्यवस्थित है तो आगे के काम भी ठीक से चलते हैं। तो पंचायत भवन है या सामुदायिक भवन जो आपने दे रहे हो, कि कितने हर पंचायत को बजट दिया है, और ये हर पंचायत में सामुदायिक भवन कब तक बन जाएंगे? पंचायत भवन के लिए 2 श्रेणी है। एक पहले में 37.5 लाख, और जो क्लस्टर पर है जिसमें सब इंजीनियर का ऑफिस है वो 48.5 लाख। सामुदायिक भवन की 2 श्रेणियां हैं, एक 25 लाख है, एक 47 लाख है। तो इसलिए कि जहां पर 5000 की आबादी है, बड़े वो हैं, तो उसमें 3 कमरे पीछे हैं, स्टेज होगा, मतलब आप खेल भी वहां कर सकते हैं, वहाँ धार्मिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं, शादी विवाह भी कर सकते हैं, और सब बाजू में स्वच्छता परिसर है। सबके लिए 1.5 साल का समय दिया गया है कि 1.5 साल में कंप्लीट करना है। और ये काम 25 लाख तक के, और पंचायत भवन जो 37 लाख का है वो सब सरपंच को ही एजेंसी बनाया है, जबकि पहले ये अधिकार नहीं थे। हमने 25 लाख का ही अधिकार दिया था, लेकिन पंचायत भवन का निर्माण हमने सरपंच को दिया। मनरेगा, आजीविका मिशन और ग्रामीण जो भी योजनाएं चल रही हैं, क्या इनको आत्मनिर्भर जो पंचायतों का आपने नारा दिया कि इससे जुड़ने के लिए कोई योजना है क्या? ये योजनाएं भारत सरकार की चल रही है। मैं इस बात के लिए गर्व भी करता हूं कि प्रधानमंत्री का जो विजन था, जो उन्होंने कहा कि अगर हम तीसरे पायदान पर पहुंचेंगे तो समूहों की ताकत से पहुंचेंगे। और ये सच है कि जो माताएं बहनें घर में जो उनका फुर्सत का समय था, आज वो बहुत बेहतर तरीके से उपयोग हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि वो सिर्फ समूह नहीं चला रही हैं, अब वो इंडस्ट्री भी चला रही हैं। तो जो हमारा CLF होता है, यानी जिले के लेवल पर जो चुनिंदा समूह होते हैं, उसमें अगर CIF की मैं बात करूं तो आज की तारीख में हम दुगनी तिगनी इन्वेस्टमेंट की तरफ गए हैं, जो देश में नंबर 1 पर है। महिला के बारे में जब आप महिलाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि समूहों को बैठने की जगह होनी चाहिए। वो किसी के घर में बैठे, इससे अच्छा है कोई सामुदायिक जगह पर बैठे, लेकिन साथ में उनकी सुरक्षा की गारंटी भी हो। तो 182 सेंटर भी हमने खोले हैं जो महिला सुरक्षा की, महिला अधिकारों की चिंता करेंगे, उनके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुआयामी दृष्टिकोण है आजीविका मिशन का, और उसमें हम देश में 4 चीजों में नंबर 1 पर है। और इसलिए मैं मानता हूं कि रोजगार तो देंगे ही, साथ में हम समाज में अवेयर करने का काम भी समूह बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। तो जो टैक्स कलेक्शन है पानी का या बिजली का, वो समूह ईमानदारी से कर पा रहे हैं। अभी दिग्विजय सिंह ने कहा था कि चलो सरकार को याद आई और आपको चुनौती दी थी, आपने चुनौती स्वीकार भी किया। वो क्या चीज है ऐसी कि जिससे आपको दिग्विजय सिंह ने चुनौती दी और आपने कहा नहीं, आप अपना पुराना कार्यकाल देखें, हमारे तरफ ना देखें? मुझे लगता है कि विकास का मॉडल दिग्विजय सिंह जी का, तो मैं क्या, राज्य मध्य प्रदेश ही तैयार ही नहीं होगा। मतलब जो सबसे बुरा हाल अगर मध्य प्रदेश का हुआ है तो वो माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय है। आज भी लोग भूले नहीं है, कहते हैं लोग दशक में भूल जाते हैं, यहाँ तो 25 साल होने को हैं तब भी कोई भूलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का विकास की सलाह तो मैं नहीं मान सकता, इसलिए मैंने उनको चुनौती दी थी। और बाकी वो जो बातें कर रहे थे वो पिछले किसी कार्यकाल की चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा चलो मैं उसके, मेरे 2 वर्ष के कार्यकाल में मैं किसी भी मामले में, मैं सदन के भीतर या सदन के बाहर, मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यदि कोई कमी है तो वो सामने आनी चाहिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यवस्था थी ग्रामीण न्यायालय की, कि गांव के बहुत सारे मुकदमे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण स्तर पर निपट जाते, क्या उसको भी पुनः चालू करने की कोई ऐसी योजना है आपको शुरू? आज भी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा को वो अधिकार है, अगर वो कोई काम कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक पेशा ब्लॉक है हमारे 88 जो ट्राइबल्स के लिए है,
उनके तो पंचायत के नीचे भी जो गांव होते हैं उनकी ग्राम सभा है, उनको अधिकार है मुकदमों में राजीनामा कराने के, बाकी चीज़ों के। वो न्यायालयीन जो अधिकार होते हैं वो बहुत सीमा तक उनके पास में है। पर मुझे लगता है कि पंचायत की ग्राम सभा में अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है और अगर उसमें बहुत बेहतर तरीके से काम होता है तो इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी आपने एक और नवाचार शुरू किया है कि श्रम विभाग में बहुत सारे संशोधन किए हैं जो कि हमारे मजदूर भाइयों के काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं और उनकी जो बहुत सारी समस्याएं होती है उसका समाधान भी हो सकता है। वो क्या है जो कल ही विधानसभा में पारित हुआ है? देखिए, एक तो भारत सरकार ने 29 कानून थे श्रम के, उसमें वेज भी था, उसमें सुरक्षा भी है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, बाकी चीज़ें, मजदूर की सुरक्षा के अलग से प्रावधान है। ये उनको 4 वॉल्यूम में कर दिया है। बेस के कानून पहले 5 बेस के कानून थे, अब उनको मिलाकर 1 कर दिया गया है। साथ में उसमें चीज़ों को बढ़ाया गया है। यदि कोई ओवर टाइम करता है तो उसको दुगनी मजदूरी मिलेगी। पहले महिलाओं को समानता का वेतन नहीं मिलता था, उसको भी उसमें बेस में शामिल कर दिया है कि महिला पुरुष का भेद नहीं होगा, लेकिन उसकी सुरक्षा की गारंटी होगी। मध्य प्रदेश में हमने 24 घंटे महिलाएं भी काम कर सकती हैं, ये हमने उसको अनुमति दी है। अभी जो कल हुआ है वो दुकान स्थापना दिवस का द्वितीय संशोधन 2025 है। पहले दुकानों का रजिस्ट्रेशन मैनुअल होता था, अब उसको हमने ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन करने में हमने 3 कैटेगरी उसमें दी है कि यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। हाँ, कुछ उसमें हमने आधार और समग्र से लेकर आईडी सब कुछ जोड़ा हुआ है ताकि कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपको अपना टाइटल बदलना है, आपके पार्टनर बदलने हैं या नाम बदलना है तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बदल सकते हो। फिर आप तीसरा, अगर आप आपको क्लोजर लगाना चाहते हो कि मैंने दुकान बंद कर दी तो उसका भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उसको जो सबसे बड़ा परिवर्तन है कि यदि मेरी दुकान हो या छोटा उद्योग हो जहां 20 से कम काम करते हैं कर्मचारी, वहां पर कोई भी श्रम अधिकारी सीधे नहीं जा सकता, उसको श्रम आयुक्त से परमिशन लेनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में 2021 से ये सिस्टम अपडेट है कि आपको रैंडम बताया जाएगा कि आपको इन 5 जगह पे जाना है, आपको सुबह पता चलेगा और आप जाइए। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते भर पहले से तय कर लें और किसी के यहाँ पर पहुंच जाएं, ये नहीं हो सकता। जो बाल श्रम होता है उसके प्रतिबंध का प्रावधान एज इट इज उसमें ही है। तो कुल मिलाकर दुकान स्थापना का मतलब यह है कि जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, देश की इकोनॉमी जिस तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है, उनको इस इंस्पेक्टर राज्य से मुक्ति मिलनी चाहिए। वो अपना व्यापार करें, वो लीगल तरीके से करें, लेकिन उनकी जांच हो सकती है, लेकिन वो हमारे लेबर कमिश्नर की अनुमति से ही हो सकती है, डायरेक्ट कोई नहीं कर सकता। ये छूट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देश में अब सेल्फ अटेस्टेशन का अधिकार आम आदमी को मिला है, तो फिर हमारे दुकानदारों को भी कुछ ऐसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वो व्यवसाय कर सकें। अब हमें ये भी अवेयर करना होगा कि हमारा कोई भी उद्योगपति, कोई भी दुकानदार, कोई भी मजदूर अब वो राष्ट्र के लिए जिम्मेदार है, ये एहसास भी हम सबको होना चाहिए और इस बात के लिए कोशिश भी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के आपके पंचायत ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री के रूप में कार्यकाल के 2 साल लगभग पूरे हो जा रहे हैं। 13 दिसंबर को 2 साल पूरे हुए। अब तक के कार्यकाल की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और अब तक के कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट हैं? मेरा विभाग और मैं तो संतुष्ट हूँ, बाकी संतुष्टि जनता की होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हुआ है वो भनक आप तक भी आती होगी। दूसरा कि जो पैसा होता है उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, तो मैंने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। जैसे हमने कहा कि सीसी नहीं देंगे हम, नाली नहीं देंगे, बाउंड्री वाल, स्टाफ डैम, इतनी अधिकता हो गई है कि जब तक अब कोई बेहतर वेन्यू ना हो तो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमने जल गंगा अभियान तो बरसों से चलता है, लेकिन इस बार हमने शिपरी एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसके तहत चाहे वो किसान खोदे अपने खेत में तालाब या सामुदायिक तालाब हो, साइड हम बताएंगे कि आप इस कोने में खोदिए सिपरी से। और आज उसका परिणाम है कि पूरे जलगंगा अभियान का परिणाम अभी 6 महीने होने को है। अब हमने कहा है कि कितनी जगह पर पानी है उसको और देखो, तब पता चले कि भाई 100% हमारी सफलता है कि नहीं। अजीविका की बात मैंने आपसे कही है कि अब 4 मामलों में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री आवास हो चाहे जनधन आवास हो, हम देश में नंबर 1 पर हैं। प्रधानमंत्री सड़क में हम नंबर 2 स्थान पर हैं
और जो 5वां चरण है वो शुरू होने वाला है। तो अब हम 500 की आबादी के नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क ड्वेल कनेक्टिविटी नहीं दे सकती, इसलिए हमने अब मनरेगा का उपयोग करके उसको ड्वेल कनेक्टिविटी की तरफ हम आगे बढ़े। यानी हमारा एक समग्र प्लान है। साथ में जो महानगरों के पास की पंचायतें हैं, जो सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट के साथ जूझ रही हैं, उनका एक रोड मैप और कानून हमने बनाने का काम किया है, जो 1 महीने के भीतर उसका फाइनल गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। श्रम मंत्रालय में कल से ही हमारे चारों, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उसको हमने शुरू किया है। छोटे छोटे वीडियो, हमारे AI से बनने वाले वीडियो, ताकि अधिकार, योजनाएं और उसके सुरक्षा के मजदूरों के आधार, और उसमें उसके बच्चे और उसके परिवार के लोग भी उस बात को जान सकें कि ये हमारी सुविधाएं हैं। अगर वो उनके बच्चे स्किल होना चाहते हैं तो वो स्किल डेवलपमेंट कहाँ पे करेंगे, उसका भी उसमें जानकारी होगी। तो ये हमारा नवाचार है। और पहले ऑनलाइन नहीं होता था श्रम विभाग में, अब हमारे न्यायालय के मामले भी ऑनलाइन हैं, पेंशन के मामले भी ऑनलाइन हैं, क्लेम के मामले भी ऑनलाइन हैं। ये थे मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं करते और जनता के हितों के लिए हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं। इसी कारण मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आत्मनिर्भर पंचायत के संबंध में आपके पास भी कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम एक ऐसे मंत्री के पास आपकी बात पहुंचा सकूं जो हमेशा जनता की सेवा के लिए उपस्थित रहता है। आज सिर्फ इतना ही।